हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से A1 क्लासेस में। मैं आपको फिजिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स बता रहा था और इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। सिंपल सा फंडामेंटल अप्लाई करना है अपना। हमें ये पता है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से दूरी पर रखे गए हैं, अगर दोनों प्लस चार्ज है तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा। हमें पता है फोर्स ऑफ रिपल्सन बाहर की ओर कार्य करता है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन बाहर की ओर काम करेगा। अगर इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य कर रहा है तो बाहर की ओर, और अगर ये दोनों विपरीत आवेश हैं, यानी अगर ये प्लस है एक माइनस चार्ज है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा, इसका मतलब है कि यह अंदर की ओर फोर्स लगेगा। लेकिन कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, ये बताने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। और कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2 और इनके बीच में R डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है उन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस है ये। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस R है और यहाँ इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, यहाँ पे दोनों कार्य करता है। अगर दोनों एक जैसे चार्ज हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सन कार्य करेगा, और दोनों विपरीत आवेश हैं तो अट्रैक्शन काम करेगा। तो अगर हम का बात करते हैं फोर्स की, तो हम यहाँ पे दोनों फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, यह इनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि यह कितनी क्वांटिटी पे चार्ज है। इसमें इस पर Q1 चार्ज है, इस पर भी डिपेंड करेगा, Q2 चार्ज पर भी डिपेंड करेगा। जैसे हमें पता है कि अगर हमें कोई प्रभाव देखना है, जैसे दो ट्रक आपस में लड़ जाते हैं तो दोनों ट्रक हैवी होते हैं तो ज्यादा खतरा होता है। अगर एक ट्रक एक साइकिल से लड़ता है तो भी खतरा होता है। अगर लेकिन एक साइकिल दूसरे साइकिल से लड़ती है तो इतना खतरा नहीं होता। यानी हमारी जो डिपेंडेंसी है यह दोनों चार्ज पर होती है। जैसे उनके दोनों मास पे थी, यहाँ पे दोनों के चार्ज पर उनकी डिपेंडेंसी होती है। कैसे डिपेंडेंसी होती है? तो इन दोनों के प्रोडक्ट, जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इनके बीच की दूरी पर। हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस तरीके से होता है? तो वो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लोग इन दोनों को चर्चा करते हैं, इन दोनों को, तो कंबाइंड रूप से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा F होगा वह प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट है, ये खुद में एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसके दोनों के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। और इन दोनों नियम को मिला करके हमारा बनता है कूलॉम्स लॉ। अभी कूलॉम्स लॉ एक्ट कैसे करेगा? तो हमको पता है कि अगर कोई भी चीज है, अगर फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी के साथ, तो वहां पर हमारे साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। और वो कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? तो वो कांस्टेंट F इक्वल्स होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? K एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट होता क्या है? ये कांस्टेंट होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें हैं, जैसे K क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होती है यह निर्वात की विद्युतशीलता होती है। वैक्यूम की विद्युतशीलता को बोलते हैं परमिटिविटी। तो ये होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और K होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यह किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है। डाइलेक्ट्रिक किसे बोलते हैं, जिसमें चार्ज मोशन नहीं कर सकता है, वह स्थिर अवस्था में रह सकता है, यानी हम उसमें उसको स्टोर कर सकते हैं चार्ज को, तो ऐसे मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोला जाता है। और अगर हमारे चार्ज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में है तो उसके साथ यहाँ पे ये कांस्टेंट मिल जाता है। अगर वो वैक्यूम में है दोनों चार्ज, तो हमारे लिए वहां पे के की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो हमारे पास सिंपल सा फंडामेंटल मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला मिला क्या। ये फार्मूला क्या मिला हमको, तो जो फार्मूला मिला हमें वो मिला F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड जोड़ा है के, यहाँ पे हम लोग के लिख सकते हैं। ये के किसी डाइलेक्ट्रिक पर ही निर्भर करेगा कि कितनी होती है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, तो हम वहाँ पे के की वैल्यू 81 रखेंगे। अब इससे ये पता चला 81 है, चूंकि ये अपान में है तो इससे फोर्स भी अफेक्ट होगा। तो यानी अगर दो चार्ज पानी में रखे गए हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा, अगर दो चार्ज वैक्यूम में रखे गए हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज्यादा होगा। अब यहाँ पर होगा कितना, तो ये कांस्टेंट हमने बताया ये कांस्टेंट होता है। और के किस पे डिपेंडेंट करता है, ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। तो ये तो वैक्यूम की बात है, तो वैक्यूम के लिए ये फिक्स होता है। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और यहाँ पर इनका अगर हम लोग बात करें इनके यूनिट की, तो इनकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको ये भी जानने की जरूरत नहीं है इतना कि इसका यूनिट क्या होगा, हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, फार्मूले से देख कर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये आर स्क्वायर है, यानी ये डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर होगा, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये इधर आके डिवाइड होगा, तो ये कुलाम है इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम स्क्वायर। तो ये आसानी से हम लोग किसी भी वैल्यू की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला पता है उसका तो हम आसानी से उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब बात करें के की, तो के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक्चुअल में वो रेशियो होता है, इसलिए उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी कोई भी उसका यूनिट नहीं होता है, वो केवल एक वैल्यू होती है। जैसे 81 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, बट उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में मिला कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब इसमें हमारे साथ कोई भी अछूता नहीं है, 4 की वैल्यू 4 होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमको पता है ये 1/एप्सिलॉन के रूप में, तो जब इसको इन्वर्स करेंगे तो ये जो इसका यूनिट है ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो जो अपान में था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो अपान में चला जाएगा। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता चल जाता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इस पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना है। तो बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज ऑफ 3 कूलम इज सेपरेटेड बाय 3 मीटर, व्हाट विल बी द फोर्स एक्ट एंड नेचर ऑफ फोर्स। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है आपको कि कितना फोर्स अप्लाई होगा और नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। अब हमको क्वेश्चन समझना चाहिए पहले कि यहाँ पे लिखा क्या है, 2 आइडेंटिकल चार्ज। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब होता है एक जैसा चार्ज, यानी अगर +3 कूलम है तो दूसरे पर भी +3 कूलम ही चार्ज है। तो अब चूंकि हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले सबसे पहला काम अपना है कि फिगर बनाएंगे। यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 3 कूलम चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस है हमारा 3 मीटर, जो कि लिखा है यहाँ पे सेपरेटेड बाई 3 मीटर। अब हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है और हमको क्या क्या अप्लाई करना है, तो सिंपल सा फंडामेंटल हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो Q1 की वैल्यू दी है 3 कूलम, Q2 की वैल्यू भी दी है 3 कूलम, R की वैल्यू दी है 3 मीटर। तो इतना तो हम लोगों को दिया गया है, दिस इज गिवन।
अब हमें पूछ क्या रहा है, फोर्स पूछ रहा है एंड नेचर पूछ रहा है। तो हमको पता है दो तरीके के नेचर होते हैं फोर्स के इसमें, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि जब दोनों चार्ज एक जैसे होते हैं, यानी दोनों प्लस चार्ज होते हैं या दोनों माइनस चार्ज होते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन हमेशा बाहर की ओर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, तो कितना करेगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है हमारा, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो हम यहाँ पर K की वैल्यू वही पुट कर देंगे वैल्यू। तो F इक्वल्स हमें क्या प्राप्त होगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू हमको दिया है 3 कूलॉम इंटू Q2 की वैल्यू 3 कूलॉम अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। और हमको यहाँ इसका भी एक यूनिट लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट भी लिख देते हैं हम साथ में, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब हमको ये पता है कि इसमें जो भी चीजें हैं जो डिवाइड हो जाती हैं, हमको यूनिट भी डिवाइड हो रही है। जैसे ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कूलॉम स्क्वायर है तो ये कूलॉम से कैंसिल हो जाएगा। आंसर में हमको केवल न्यूटन फाइन होगा। यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, 3 इंटू 3 मीन्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। और नेचर ऑफ फोर्स क्या आया, तो हमें पता है दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, तो नेचर आएगा हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज इज 12 न्यूटन। यानी दो चार्ज दिए गए हैं, किसी डिस्टेंस पर हैं, तो उस पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या होगा फोर्स के साथ, यानी व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ चार्ज ऑफ बोथ आर डबल्ड, यानी दोनों चार्ज की वैल्यू जो थी उसको डबल कर दिया जाता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है। तो हमको यहाँ पे दो केस मिलते हैं, एक केस है जिसमें हमको 12 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, और एक केस है जिसमें हमको न्यूटन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 बनाएंगे। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और डिस्टेंस इनके बीच का है R। तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है F1 इक्वल्स 12 न्यूटन। ये केस 1 है हमारा। केस 2 क्या है कि दोनों की डिस्टेंस को आधा कर दिया गया और इनके चार्ज को डबल कर दिया गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ हमारा R/2, और चार्ज कितना होगा 2Q1 2Q2, और यहाँ पे हमको F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमको क्या क्या पता है, तो हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो हमको पता है कि इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ेगा, तो हम कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 इक्वल्स के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और F2 इक्वल्स के तो कांस्टेंट ही रहेगा, दोनों के लिए एक जैसा रहेगा। Q1 क्या है, 2Q1 है, यहाँ पे दिख रहा है Q1 की वैल्यू 2Q1 है, तो 2Q1 हो जाएगा। Q2 की वैल्यू 2Q2 है, तो 2Q2 हो जाएगा अपान R स्क्वायर, और R कितना हो जाता है हमारा R/2, डिस्टेंस आधा हो जा रहा है, तो R/2 का स्क्वायर होगा R स्क्वायर अपान 4। तो हमको पता है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 क्या हो जाएगा हमारे पास K इंटू Q1 Q2
इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 अपान आर स्क्वायर। अब चूंकि हमको पता है F1 की वैल्यू ये है, जिसकी वैल्यू हमें दी है 12 न्यूटन, इसकी वैल्यू दी है 12 न्यूटन, तो हम इस पूरे की वैल्यू की जगह पे 12 न्यूटन फोर्स रख सकते हैं। तो F2 की वैल्यू क्या हमें प्राप्त होगा, 12 न्यूटन इंटू 16, ये हो जाएगा 192 न्यूटन फोर्स। यानी ये फोर्स जो है 192 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा इन दोनों के बीच में। अगर क्या किया जाता है, दोनों चार्ज को डबल कर दिया जाता है और उनके बीच की डिस्टेंस को रिड्यूस करके आधी कर दी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी अगर कूलम्ब्स लॉ को एज ए वेक्टर क्वांटिटी के रूप में डिनोट करना चाहते हैं हम लोग, तो किस तरीके से डिनोट करेंगे। अभी तक हमने मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित किया था, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, लेकिन अब हम इसे वेक्टर टर्म में प्रदर्शित करेंगे। तो देखते रहिएगा कि किस तरीके से ये होता है। शुरू करते हैं। मान लेते हैं दो चार्ज है यहाँ पे Q1 एंड Q2, जो एक दूसरे से R12 डिस्टेंस पर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R12 है। अब इन पे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये है F21, ये है F12। F12 क्या है, सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, और F21 है फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा F12, ये बराबर होता है K Q1 Q2 अपान R, कितना है यहाँ पे R12 स्क्वायर। इसे हम लोग R12 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर R12, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, F12 को लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर F12 इक्वल्स K Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, एक अप्लाई करना है यहाँ पे रूल, जो कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है कि वेक्टर ए कैप जो होता है वो होता है मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, अगर उसका मल्टीप्लाई ए कैप से करते हैं तो वह वेक्टर ए में प्रदर्शित हो जाता है। अगर हम यही काम यहाँ पर करते हैं कि वेक्टर F12 को के मॉड को F12 कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बन जाता है वेक्टर F1। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R12 स्क्वायर इंटू, अब यहाँ F12 कैप है। अब F12 कैप, ध्यान देने वाली चीज क्या है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इसकी यूनिट 1 होगी, और किसकी यूनिट 1 होगी, तो अगर हम R12 कैप कर देते हैं तो उसकी भी यूनिट 1 होगी और डायरेक्शन भी वही होगी। तो हम लोग F12 कैप को R12 कैप से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे F12 यहाँ पे R कैप 12, तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। अब इसको और भी आसानी से लिखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
वेक्टर F12 को लिख देते हैं कि Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 स्क्वायर इंटू, ये जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है ए कैप को ये लिखा जा सकता है, तो ऐसे आर कैप को लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12, इस तरीके से लिखा जा सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो अगला स्टेप में हमको क्या मिलता है, हमें मिलेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वेक्टर F12 इक्वल्स के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12। अब यहाँ पर एक थिंकिंग करेंगे अपनी कि अगर हमको F21 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा फंडामेंटल है, ये सब इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। ये F21 कितना आएगा, वेक्टर F21 के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 क्यूब इंटू वेक्टर R21। अब यहाँ पर हमने कोई परिवर्तन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग जो है इसको यही लिख देते हैं R12 क्यूब। अब लेकिन ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि जो R21 है, वेक्टर R21, यह माइनस ऑफ वेक्टर R12 के बराबर होगा। क्यों बराबर ऐसा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बराबर है परंतु डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर R21 को माइनस वेक्टर R12 से इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो ये मिलेगा F21 इक्वल्स के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 क्यूब इंटू माइनस ऑफ वेक्टर R12। अब ये माइनस को अगर हम आगे ले आते हैं चिन्ह पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि माइनस ब्रैकेट में कर देते हैं इसको के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 क्यूब वेक्टर R12। तो यह एक वैल्यू होती है जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे F12 के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 इक्वल्स माइनस ऑफ वेक्टर F12। अब इससे हमें और क्या प्राप्त होता है कि वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F12 इक्वल्स 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसा कि हमें कई बार क्वेश्चन पूछने में आता है ये कि प्रूव दैट वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21 इक्वल्स 0। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसको आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। एक एक स्टेप हम समझते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको वेक्टर टर्म में परिवर्तित कर दिया है, और वेक्टर टर्म में परिवर्तन में हम लोग क्लास 11th में वेक्टर एनालिसिस में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इनको किस रूप से लिखा जा सकता है। तो आखिर में हमने जो नॉर्मल सा प्रोसेस था कूलॉम्स लॉ को, उसको वेक्टर टर्म में परिवर्तित कर दिया है। अब ये वेक्टर में बदल गया है। अब हमारा काम है अगला कि ये जो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ है, इसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो हम मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ पर 3 चार्ज हैं इस तरीके से, ऐसे, जो किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे। मान लेते हैं इस पे 1 कूलॉम का चार्ज है प्लस में,
यहाँ पे +2 कूलाम का चार्ज है और यहाँ पे -1 कूलाम का चार्ज है। सबसे पहला काम हमारा होता है, अगर हमको किसी भी जगह पे हमको फोर्स निकालना है, किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम पहले ये आइडेंटिफाई करें कि इन पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा +2 कूलाम चार्ज है। अब ये +2 कूलाम और -1 कूलाम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स हमेशा अंदर की ओर काम करेगा। इसको हम लोग F1 मान लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, जो बाहर की ओर काम करेगा। इसको बोलेंगे F2। ये फोर्स है F2। अब हमको पता है कि क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट के लिए हमको ये पता होना चाहिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये तो पता है हमको कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और इन दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। तो अगर हम 60 घटा देते हैं 180 से तो ये 120 प्राप्त होता है। अब हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा है कि जब किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, a² अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो F1 है वो a की तरह बिहेव कर रहा है, F2 b की तरह बिहेव कर रहा है, और जो थीटा 120 डिग्री है वो थीटा बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं कि F1 क्या होगा और F2 क्या होगा। तो सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। तो F1 इक्वल्स होगा, हमको मैग्नीट्यूड से ही मतलब है फिलहाल के लिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले Q1 को मान लेते हैं 2 कूलाम इंटू Q2 की वैल्यू -1, तो 1 ही मानेंगे अपान r²। अब मान लेते हैं इनके बीच के डिस्टेंस है r है, तो हम मान लेते हैं ये r² हो जाएगा। तो F1 इक्वल्स हो जाएगा 2k अपान r²। और F2 क्या होगा, F2 भी ऐसे ही लगेगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी लग रहा हो। तो F2 इक्वल्स हो जाएगा k Q1 की वैल्यू 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू 1 कूलाम अपान इनके बीच की भी डिस्टेंस r होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमको F2 फाइंड होगा 2k अपान r², यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो हम F1 की जगह पे F2 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड लेना है, केवल डायरेक्शन से नहीं कोई मतलब है। क्योंकि यहाँ पे जो a² b² 2ab, तो यहाँ पे जो a² b² और 2ab लिखा है ये सब मैग्नीट्यूड से लिखे हुए हैं, तो हम मैग्नीट्यूड से ही मतलब है हमको, तो मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो F1 और F2 दोनों सेम है तो हम वैसे ही रख देते हैं। तो r इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट a² मीन्स F1² प्लस b² मीन्स F2², तो F2 भी F1 के बराबर ही है तो हम उसको F1² ही मान सकते हैं, प्लस 2F1 F2 और cos 120 डिग्री, क्योंकि हमारे को पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट F1², इसमें F2 की जगह पे भी हम F1 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि F1² कॉमन मिल रहा है हमको, तो यहाँ 1 मिलेगा प्लस 1 मिलेगा प्लस 2 इंटू cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो -1/2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा F1, यानी F1 की वैल्यू हमको पता है 2k अपान r² है, तो इन पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा 2k अपान r², जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमें पता है k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है और r की वैल्यू अगर गिवन है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारी बात आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि इनका एंगल क्या होगा, जो रिजल्टेंट है उसका एंगल क्या होगा।
तो हमको ये पता है कि F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो डिस्टेंस हम बराबर रखेंगे। जब हम डिस्टेंस बराबर रखेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से, और ये जो ये लाइन है इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो डायगोनल बन रहा है, यह फोर्स के रिजल्टेंट को डिनोट करेगा। तो ये रहेगा हमारा आर की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, F1 F2 और ये रहा हमारा रिजल्टेंट। तो हम डायरेक्शन भी आसानी से बता सकते हैं किसी फोर्स का, और ये भी बता सकते हैं कि उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर हम एक अप्लाई करेंगे जिसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें पता है कि ये दोनों अपोजिट साइन है, +2 कूलम -1 कूलम, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो अंदर की ओर लगता है। ऐसे ही ये प्लस है माइनस है, तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी अंदर की ओर लगेगा। तो F1 और F2 ये हो गए, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, और एंगल दिया है तो हम इस वाले फार्मूले से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। यही काम यहाँ पर भी करेंगे हम, तो आसानी से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।